डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल पर बाय जीवनलाल मौर्य सर के द्वारा। आज आप प्रत्यावर्ती धारा के पार्ट सेकंड के वीडियोस को प्राप्त करेंगे। तो देखिए, पार्ट सेकंड में आप प्रत्यावर्ती धारा के कौन कौन से भाग को पढ़ेंगे। वैसे आपको हम प्रत्यावर्ती धारा के 100% स्कोर के लिए विद्युत धारा के द्वारा जो प्रत्यावर्ती धारा आपका है, इसमें 100% स्कोर के लिए आपको हम वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, आज का टॉपिक आपका है प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता के तात्क्षणिक, कामा शिखर और कामा औसत और वर्ग माध्य मूल मान सभी इम्पॉर्टेंट हैं। प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता के तात्क्षणिक मान, शिखर मान, औसत मान और वर्ग माध्य मूल मान, इतने टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, आपका सबसे पहला टॉपिक है कि तात्क्षणिक मान। सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है? तात्क्षणिक मान। किसी भी क्षण मापे गए या लिए गए प्रत्यावर्ती धारा के मान को, चाहे यह धारा के रूप में हो या वोल्टेज के रूप में हो, तो इसे प्रत्यावर्ती धारा का क्रमशः धारा तथा वोल्टेज के तात्क्षणिक मान कहते हैं। यानी धारा के रूप में हो तो प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, और वोल्टेज के रूप में हो तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का तात्क्षणिक मान कहते हैं। किसी भी क्षण मापे गए या लिए गए प्रत्यावर्ती धारा के मान को, चाहे यह धारा के रूप में हो या वोल्टेज के रूप में, इसे प्रत्यावर्ती धारा का या वोल्टेज का तात्क्षणिक यानी उस समय का मान कहते हैं। यह शून्य, ऋणात्मक या धनात्मक कुछ भी हो सकता है। तात्क्षणिक मान शून्य, ऋणात्मक या धनात्मक कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, इसके लिए नीचे चित्र आपको हम दिए हैं। अभी आप यहाँ देखिए, 3 सेकंड में धारा का तात्क्षणिक मान क्रमशः, जैसे नीचे जो आपको चित्र दिया गया, इसमें 1, 2, 3 सेकंड में धारा के तात्क्षणिक मान क्रमशः I1, I2, I3 हैं। तो देखिए आगे, I1, I2, I3 धारा के तात्क्षणिक मान हैं। 3 समयों में नीचे दिए गए चित्र में 3 सेकंड में, चित्र में 1, 2, 3 सेकंड में धारा का तात्क्षणिक मान क्रमशः I1, I2, I3 है। इसके बाद आपका है शिखर मान। शिखर देखिए, यहाँ I1, I2, I3 चित्र में ये दिखाया गया है। यहाँ आप देख पा रहे हों, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो चित्र बना है, इसमें यहाँ I1 है, यहाँ I2 है, यहाँ I3 है। ये 1, 2, 3 नीचे की तरफ है। तो यहाँ देखिए, इसमें आपका है ये शिखर मान। यहाँ पढ़ेंगे शिखर मान की पीक वैल्यू। जब प्रत्यावर्ती धारा अपना एक पूर्ण चक्कर पूरा कर लेती है, प्रत्यावर्ती धारा अपना एक पूर्ण चक्कर पूरा कर लेती है, उसी पूर्ण चक्कर को धारा या वोल्टता का अधिकतम मान प्राप्त होता है। पूर्ण चक्कर में धारा का या वोल्टता का अधिकतम मान प्राप्त होता है, इसे ही शिखर मान कहते हैं। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सबसे उच्चतम बिंदु P है, ये शिखर मान है धनात्मक दिशा में, और सबसे नीचे वाला बिंदु ऋणात्मक दिशा में यहाँ है। ठीक, तो ये धनात्मक और ऋणात्मक हैं। यहाँ पे ये धनात्मक और ऋणात्मक हैं। जैसे यहाँ उच्चतम बिंदु P है और नीचे की तरफ कोई बिंदु नहीं दिखाया गया, ये बिंदु इसका क्या है? ऋणात्मक है। ऋणात्मक दिशा में उच्चतम वैल्यू और धनात्मक दिशा में उच्चतम वैल्यू है। अब इसमें आप देखिए, आपको दिया गया है चित्र में बिंदु P पर हमें अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है, अतः यह धारा का शिखर मान है। अधिकतम कहाँ तक जा सकता है, वही शिखर मान है। फिलहाल आगे देखिए आप कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान।
एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्यावर्ती धारा अपने एक पूर्ण चक्कर में आधे चक्कर में धनात्मक दिशा में अधिकतम मान तक पहुंचकर शून्य हो जाती है तथा आधे चक्कर में ऋणात्मक दिशा में अधिकतम मान तक पहुंचकर शून्य हो जाती है। जैसा आपने पीछे दिखाया पीक वैल्यू में कि यहाँ देखिए अधिकतम जीरो से शुरू हो रही है और अधिकतम मान पर पी पर, फिर पी से शून्य, ये आधा चक्कर है। फिर यहाँ से ऋणात्मक दिशा में अधिकतम मान, फिर अधिकतम मान से शून्य, ये पूरा यहाँ से लेकर के जीरो तक शून्य तक यह एक चक्कर है। तो एक चक्कर में यह जीरो से अधिकतम मान, फिर अधिकतम मान से शून्य आधा चक्कर, फिर अधिकतम मान से अधिकतम ऋणात्मक मान, फिर अधिकतम ऋणात्मक मान से शून्य पर यह पहुंचती है। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा एक चक्कर में अपनी दिशा को 2 बार बदलती है। तो देखिए आज जो परिभाषा आपको दी गई है वो है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्यावर्ती धारा अपने एक पूर्ण चक्कर में आधे चक्कर में धनात्मक दिशा में अधिकतम मान तक पहुंचकर शून्य हो जाती है तथा आधे चक्कर में ऋणात्मक दिशा में अधिकतम मान तक पहुंचकर पुनः शून्य हो जाती है। आगे इसमें है अतः एक पूर्ण चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है, क्योंकि जितना मान धनात्मक होता है उतना ही ऋणात्मक होता है। इसमें आपको दिखाया गया कि जितना मान धनात्मक होता है उतना ही क्या है, ऋणात्मक है। यही कारण है कि जब एक धारा मापी में प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ को जोड़ा जाता है, किसी भी धारा मापी में जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को जोड़ा जाता है तो इसमें शून्य विक्षेप दिखता है, क्योंकि धारा मापी में विक्षेप इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। धारा मापी में जो विक्षेप प्राप्त होता है वह बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। और प्रत्यावर्ती धारा 50 हर्ट्ज की आवृत्ति 50 हर्ट्ज आवृत्ति की भारत में प्रयोग होती है, अर्थात 1 सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा 50 चक्कर पूरे करती है। 50 चक्कर प्रति सेकंड लगाती है, अतः 1 सेकंड में 50 धनात्मक अर्धचक्कर होते हैं तथा 50 ऋणात्मक अर्धचक्कर। पूर्ण चक्कर 50 है, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक, ये धनात्मक और नीचे की तरफ ये ऋणात्मक, इतना मिल करके बना है ना, इस तरह से ऐसे। तो ये एक चक्कर है और इस तरह के 50 चक्कर हैं, तो 50 ये होगा 50 ये होगा, तो 50 धनात्मक और 50 ऋणात्मक चक्कर होते हैं। तो आगे देखिए, अतः 1 सेकंड में 50 धनात्मक चक्कर होते हैं तथा 50 ऋणात्मक अर्धचक्कर होते हैं। आगे इसमें आपका है अतः परिपथ में लगी धारा मापी इतनी जल्दी विक्षेप उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाती है और इस पर हमें शून्य विक्षेप दिखाई देता है। अतः हम प्रत्यावर्ती धारा के लिए आधे चक्कर के लिए औसत मान ज्ञात करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर के लिए औसत मान, तो आप यहाँ औसत मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए औसत मान ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 है, अतः धारा का तात्क्षणिक मान जो होगा वो सूत्र आपका है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, जहाँ ये W नहीं है ओमेगा है, इसका ध्यान रखिएगा, साइन ओमेगा टी है। और जहाँ I0 यह प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है, पीक वैल्यू है। इसके आगे आपका है कि प्रत्यावर्ती धारा, हाँ, प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर का औसत मान बराबर है आधे चक्कर में घेरा क्षेत्र, आधे चक्कर द्वारा घेरा क्षेत्र बटे पाई। अब आधे चक्कर में इतना ही क्षेत्र तो घिर रहा है, ऐसे इस प्रकार से धारा, ऐसे धारा वक्र है, ऐसे आधे चक्कर में जो क्षेत्र घिर रहा है यही क्षेत्र है, ये क्षेत्र आधे चक्कर में घिर रहा है, मीन्स अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मीन्स इसका क्षेत्रफल पाई, R² पूरे वृत्त का होता है तो इसका आधा हो जाएगा। वैसे यहाँ देखिए इसमें आपका क्या लिया गया है, तो यहाँ आपका दिया है
कि प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर का औसत मान बराबर आधे चक्कर में घिरा क्षेत्र बटे पाई। तो 1/पाई ये बराबर होगा 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई आई डी ओमेगा टी बराबर 1/पाई 0 to पाई आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। यानी ओमेगा टी के सापेक्ष आपको समाकलन करना है साइन ओमेगा टी का। आई मैक्स कांस्टेंट है, आई मैक्स को बाहर कर लेंगे तो ए एवरेज मीन्स यही औसत मान, एवरेज मीन्स औसत मान। ए एवरेज बराबर आई मैक्सिमम बटे पाई और साइन ओमेगा टी का समाकलन जो है ये ओमेगा टी के सापेक्ष माइनस कास ओमेगा टी होगा। यहाँ वही आपका माइनस कास ओमेगा टी लिखा गया है और 0 to पाई यहाँ क्या है, लिमिट लगी हुई है, सीमा है इसकी। अब यहाँ 2/पाई आई मैक्सिमम बराबर 0.637 आई मैक्सिमम। 2/पाई को हम जब 2 में 3.14 से भाग करेंगे तो 0.63 आएगा और इसमें आई मैक्सिमम है ही, ये आई एवरेज का मान हुआ। आई एवरेज बराबर 0.637 आई मैक्सिमम। इसी प्रकार वोल्टेज के लिए, इसी प्रकार से जब हमको वोल्टेज का औसत मान ज्ञात करना हो तो आई के स्थान पर भी कर देते हैं और सूत्र का निगमन उसी प्रकार से ही होता है जैसे यह हुआ है। इसके बाद आप देखिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो यहाँ देखिए हम ये देख चुके हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जो है यह पूर्ण चक्कर का औसत मान पीछे हमने ज्ञात किया, तो यह पूर्ण चक्कर के लिए शून्य प्राप्त होता है, यानी विक्षेप की स्थिति जो आती है शून्य आती है। इसलिए पूर्ण चक्कर के लिए वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना पड़ता है। तो एक चक्कर यानी एक पूरे चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को ही धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। देखिए एक पूरे चक्कर के लिए, एक पूरा चक्कर आपका इतना है, एक पूरे चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान को वर्गमूल को ही धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। अब यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर। आई आर एम एस, आई मीन्स प्रत्यावर्ती धारा का, रूट मीन स्क्वायर मीन्स वर्ग, स्क्वायर मीन्स वर्ग, रूट मीन्स वर्गमूल, एम मीन्स मीन, मीन मीन्स माध्य। तो आई आर एम एस का मतलब यही है कि रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान। और धारा का है इसलिए आई के सफिक्स में आर एम एस लिखा जाता है। तो यहाँ एक पूरे चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को, हाँ एक चीज़ छूट रहा है, मीन ये बार, आई पर बार लगेगा और इसी को हम शार्ट रूप में लिख सकते हैं करड़ी में आई बार आई। करड़ी मीन्स वर्गमूल हो गया, बार मीन्स माध्य हो गया और इसका वर्ग माध्य मूल मान। तो ये करड़ी में आई बार का स्क्वायर इतना लिख सकते हैं वर्ग माध्य मूल मान को। ये आगे दिया है कि एक पूरे चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को ही धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। अर्थात इसमें पहले धारा का वर्ग किया जाता है यानी आई स्क्वायर, फिर औसत और फिर इसका वर्गमूल किया जाता है। प्राप्त मान को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, जैसा कि हमने आपको लिख करके अभी बताया था। तो इसके आगे देखिए आई वर्ग माध्य मूल मान के लिए निगमन है आई ई डबल एफ, आई इफेक्टिव बराबर है I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर
प्लस I3 स्क्वायर प्लस IN स्क्वायर बटे n। देखिए यहाँ आपका क्या किया गया, जितनी धाराएं हैं सबकी योगफल में n से भाग दिया गया। n धाराएं हैं, यहाँ बीच में डॉट डॉट होना चाहिए, डॉट डॉट, फिलहाल वैसे लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ डॉट डॉट तब IN होना चाहिए बटे n, यानी सभी धाराओं के योगफल में n से भाग दिया गया। इसका मतलब औसत लिया गया, माध्य लिया गया, और करड़ी है तो ये वर्गमूल लिया गया। पूर्ण चक्कर के लिए सूत्र I बराबर I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, जैसा आप वहाँ I0 किए थे, यहाँ I मैक्सिमम। ठीक, I मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर होगा एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ I स्क्वायर, यानी ये ऐसे फर्स्ट हाफ साइकिल अर्ध चक्कर बटे पाई, ये सूत्र ही आपका है। तो 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई I स्क्वायर डी ओमेगा टी। I स्क्वायर का मान यहाँ I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी ये रखेंगे तो I स्क्वायर मैक्सिमम साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी हो गया। अब I मैक्सिमम बाहर कर लिया जाएगा और डी ओमेगा टी के सापेक्ष यानी ओमेगा टी के सापेक्ष साइन स्क्वायर ओमेगा टी का समाकलन होगा। तो देखिए आगे आपका दिया है I स्क्वायर मैक्सिमम बटे 2 पाई ओमेगा टी माइनस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी। यहाँ स्क्वायर था, यहाँ आपका जो है सॉरी बड़ा हो गया, यहाँ आपका क्या था स्क्वायर, तो स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ आप समझिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का सीधे समाकलन नहीं होगा, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, जितना लिखेंगे 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, ये आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी के स्थान पर 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, और cos 2 ओमेगा टी का अवकलन समाकलन साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 हो जाएगा। तो यहीं से ये लिखा गया है आगे का, यहाँ आपका लिखा गया है कि साइन 2 ओमेगा टी अपान 2 ओमेगा टी, एक का अवकलन ओमेगा टी माइनस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी, और यहाँ 0 to पाई है, पी आई लिख दिया गया, ये पी आई नहीं ऐसे वाला ही पाई है। ठीक, I स्क्वायर मैक्सिमम अपान 2 पाई, यहाँ यही वाला पाई यहाँ भी होना चाहिए, पी आई लिख दिया गया है, इंटू पाई। यहाँ पाई रखने पर यहाँ ओमेगा टी के स्थान पर जब पाई रखा गया तो यही पाई कूड़ा हुआ, ये वाला मान 0 हो जाएगा। तो I स्क्वायर मैक्सिमम बटे 2, पाई से पाई कट गया, यही इतना इसका मान आया। तो IRMS अभी हमने आपको बताया ना, IRMS बराबर करड़ी में I स्क्वायर मैक्सिमम अपान 2, तो I मैक्सिमम अपान करड़ी में 2, I स्क्वायर था, I स्क्वायर मैक्सिमम था, तो I स्क्वायर में से ये I मैक्सिमम रह गया, करड़ी यहाँ से हट गई, नीचे करड़ी 2 है, तो IRMS बराबर I मैक्सिमम अपान √2। इसी प्रकार से जैसा आप यहाँ IRMS निकाले हैं ऐसे आप VRMS भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से सेम VRMS बराबर V मैक्स अपान √2। सेम यही प्रोसेस है, केवल I के स्थान पर V हो जाएगा। सूत्र आपका इतना ही आएगा, यह वोल्टेज के लिए वर्ग माध्य मूल मान होगा। इसके बाद देखिए आगे का टॉपिक आपका है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा की विशेषताएं। तो देखिए विशेषताओं के बारे में हम आपको अब पीछे हमने आपको प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बताया, तो इसकी विशेषताओं के बारे में हम आगे आपसे चर्चा करते हैं, जिसका अध्ययन आपका बहुत ही अधिक सुविधाजनक है। तो देखिए पहली विशेषता है, जब हमें प्रत्यावर्ती धारा को अधिक दूरी तक भेजने की आवश्यकता होती है तो हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। जैसा कि ट्रांसफार्मर आपको हम इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे। ट्रांसफार्मर, यहाँ फार्मर थोड़ा सा गलत लिख दिया है। ट्रांसफार्मर के माध्यम से प्रत्यावर्ती धारा को
कम शक्ति ह्रास या नुकसान के साथ भी, कम शक्ति ह्रास यानी कम नुकसान के साथ भी अधिक दूर तक भेजा जा सकता है। ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है जिससे यह अधिक दूरी तक जा सके। तो देखिए, जब हम प्रत्यावर्ती धारा को अधिक दूरी तक भेजते हैं या भेजने की आवश्यकता होती है तो हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर के माध्यम से प्रत्यावर्ती धारा को कम शक्ति ह्रास या कम नुकसान के साथ भी अधिक दूरी तक भेजा जा सकता है। फार्मर यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको बना लीजिएगा। निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है जिससे यह अधिक दूरी तक जा सके। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर या इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हों, पहली बार देख रहे हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, इसके आगे का भाग है विशेषता का दूसरा पार्ट। जब हमें दिष्ट धारा की आवश्यकता पड़ती है और हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा उपलब्ध होती है तो इसी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्टकारी युक्ति का इस्तेमाल करके प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा में बदला जा सकता है। यही कारण होता है कि दिष्ट धारा पर चलने वाले उपकरण में भी प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इनमें अंदर दिष्टकारी युक्ति लगी रहती है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देता है और उपकरण को दिष्ट धारा मिलती है जिससे यह ठीक से कार्य करता है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है, यानी जब हमको दिष्ट धारा की आवश्यकता हो तब भी हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा उपलब्ध है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्टकारी युक्ति के प्रयोग से दिष्ट धारा में परिवर्तित करके उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद है तीसरा पॉइंट, दिष्ट धारा जनित्र मोटर महंगा होता है, इसलिए इसका उपयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है। जो दिष्ट धारा जनित्र है उसका उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि ये महंगा है। इसके स्थान पर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र मोटर का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह सस्ता होता है। तो देखिए, इसके बाद आपका है विशेषता में प्रत्यावर्ती धारा के नुकसान या दोष, यानी प्रत्यावर्ती धारा से हमको क्या हानियां हैं। तो यहाँ हमने प्रत्यावर्ती धारा की विशेषता के बारे में पीछे अध्ययन किया। अब हम इसके दोष या नुकसान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसका नुकसान क्या है। पहला नुकसान है कि जब आपसे कोई पूछे कि प्रत्यावर्ती धारा या दिष्ट धारा में कौन सी अधिक खतरनाक या नुकसानदायक है, तो आपका उत्तर होगा कि प्रत्यावर्ती धारा अधिक जानलेवा है, क्योंकि समान मान की प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान इसके रूट मीन स्क्वायर, RMS लिखा है ना, रूट मीन स्क्वायर मान का कर्डिम 2 गुना है। जैसा आपने सूत्र में प्राप्त किया, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमने आपको बताया कि IRMS ये मान किसका था, I मैक्सिमम बटे कर्डिम 2। तो अगर हम कर्डिम 2 का इधर गुणा कर देंगे तो I मैक्सिमम का मान आएगा। यही आपका ये दूसरा नुकसान बता रहा है। जब आपसे कोई पूछे कि प्रत्यावर्ती धारा, यानी प्रत्यावर्ती धारा अधिक जानलेवा है क्योंकि समान मान की प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान इसके RMS मान का कर्डिम 2 गुना है। RMS में कर्डिम 2 का गुणा करेंगे तभी I मैक्सिमम का मान या V मैक्सिमम का मान प्राप्त होगा। तो यह अधिक नुकसानदेह है। दूसरा पॉइंट है नुकसान का कि प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग सीधे विद्युत अपघटन या चुंबक बनाने में नहीं कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का
उपयोग सीधे सीधे हम चुंबक बनाने में या विद्युत अपघटन में नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए विद्युत धारा के और आगे के पार्ट्स को हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप अभी जितना पार्ट्स आपको बताया गया उतने का आप अध्ययन करेंगे और चैनल को मोटिवेशन के लिए सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएंगे। देखिए आज की वीडियो क्लास में आपको हम प्रत्यावर्ती धारा के कुछ पार्ट्स को बताए हैं और इसके अगले भाग को हम अगले वीडियोस में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।